आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ लीनियर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज़। यानी उस लीनियर सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करके तो किस तरह आइगन वैल्यूज़ की बेस पे हम वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है या जो भी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल या लियापनो स्टेबल, जिस तरह हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि वो सारी हमने पढ़ी थी डेफिनेशंस के एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कब होता है, लियापनो स्टेबल कब होता है, फिर उसके बाद सिंपल, फिर न्यूट्रली स्टेबल कब होता है या अनस्टेबल कब होता है। तो वो आइगन वैल्यूज़ की बेस पे हम कैसे भाई चेक करते हैं लीनियर सिस्टम का। एग्जाम्पल 5.1.2 प्रोवाइड्स अ क्लू अबाउट हाउ टू प्रोसीड। तो ये जो इससे पहले यानी लिस्ट जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल पढ़ी है वो हमें वो एक क्लू देती है कि हमने कैसे आगे प्रोसीड करना है। ये एग्जांपल थी जी। अब देखिए, सॉल्व द लीनियर सिस्टम ए एक्स डॉट इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स वेयर ए इज इक्वल टू ए 0 0 -1। ये एक पार्टिकुलर हमने एग्जांपल ली थी जिसमें जो मैट्रिक्स ए लिया था वो डायगोनल मैट्रिक्स लिया था और फिर हमने उसमें ए के डिफरेंट केसेस लिए थे कि ए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, तो वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट केसेस वो रिप्रेजेंट कर रहा था। रिकॉल दैट एक्स एंड वाई एक्सिस प्लेड अ क्रूशियल ज्योमेट्रिक रोल। तो उधर हमने एक्स और वाई को देखा था कि एक्स वाई जो है वो एक क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं उसके फेज़ पोर्ट्रेट क्वालिटेटिव बिहेवियर में या उसकी फेज़ पोर्ट्रेट बनाने में। और उसके जो सॉल्यूशंस क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन थे एक्स और वाई एक्स और वाई जिनको हम कह रहे थे वो इस फॉर्म में थे, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स नॉट ई पावर ए टी और वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वाई नॉट ई पावर माइनस टी। यानी ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन में थे सॉल्यूशन, और जो वाई सॉल्यूशन है उसका वो एक्सपोनेंशियली कंटिन्यूसली डिके कर रहा था। They determined the direction of the trajectories as t is equal to t approaches to plus minus infinity। तो ये जो है हमारे पास ये जो दोनों सॉल्यूशन थे, ये दोनों सॉल्यूशन ट्रेजेक्ट्रीज की डायरेक्शन को बता रहे थे कि डायरेक्शन जब टी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं ये कैसे बिहेव करेंगे, किधर अप्रोच करेंगे, किस तरह ये। अब देखें ए -1 था, ए -1 के लिए ये फर्स्ट हमने देखा था कि सॉल्यूशन इस टाइप का बिहेव करते हैं, यानी सॉल्यूशन जो है वो इस तरह एक ए <1 के लिए एक फास्टर था एक स्लोअर था, तो वो स्लो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी तरह ये ए जब वो इक्वल टू -1 के लिए ये हमने देखा था कि सॉल्यूशन ऐसे स्टार लाइक बिहेव कर रहे हैं, और ए जब -1 और 0 के दरमियान हो तो इस तरह के सॉल्यूशन होंगे। यानी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा था कि ये इधर वाई एक्सिस स्लोअर मूव कर रहा था और इसमें एक्स एक्सिस स्लोअर मूव कर रहा था। और ये हमारे पास इस तरह के थे पॉइंट स्ट्रेट लाइन के, हर एक्स जो है वो यहाँ पे 0 पे वो कांस्टेंट आ गया था और ए पॉजिटिव के लिए वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था और वाई एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा था। तो इस तरह एक अनस्टेबल नोड सैडल पॉइंट आ गया था। दे आल्सो कंटेन्ड स्पेशल स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्रीज। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये एक स्पेशल टाइप की स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्रीज रखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं और वे ये एक स्पेशल ट्रेजेक्ट्रीज इनमें बन रही है। A trajectory starting on one of the coordinate axis stay on that axis forever। ये भी हमने देखा है कि जो ट्रेजेक्ट्री किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है या वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है तो ये हमेशा उसी एक्सिस पे ही रहती है, उस एक्सिस से अवे नहीं जाती।
अगर कोई एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है ट्रेजेक्ट्री तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह रही है, और जो वाई एक्सिस के स्टार्ट हो रही है वो वाई एक्सिस के ऊपर ही रह रही है हमेशा। एंड exhibited simple exponential growth or decay along it, और इसके साथ साथ वो यानी एक्सिस की नेबरहुड में वो एक्सपोनेंशियल या तो ग्रोथ बता रही होती है और या एक्सपोनेंशियल डिके को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर द जर्नल केस वी वुड लाइक टू फाइंड द एनल ऑफ दीज स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्रीज। अब ये तो एक ऐसी हमने एग्जांपल ली थी जिसमें जो हमारे पास उसके सॉल्यूशंस आ रहे थे, जो ट्रेजेक्ट्री थी वो एक बाकायदा जो स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री थी वो एक्स एक्सिस के ऊपर थी और वाई एक्सिस के ऊपर थी। लेकिन हम जर्नल केस में हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं ये ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्रीज की बात हो रही है, कि जो स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्रीज हैं ये ज़रूरी नहीं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर हूँ या वाई एक्सिस के ऊपर हूँ। दैट इज़ जब ज़रूरी नहीं कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर हो तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे वी विल सीक द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द फॉर्म एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर लेमडा टी इंटू वी, कि हम को ट्रेजेक्ट्रीज ऐसी फाइंड कर रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में है, कोई इस टाइप की ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड कर रहे हैं। वेयर वी नॉट इक्वल टू जीरो सम फिक्स्ड वेक्टर टू बी डिटरमिन्ड, यहाँ पे v जो है वो एक नॉन ज़ीरो को फिक्स्ड वेक्टर है जो डिटरमिन किया जाएगा। अब किस तरह डिटरमिन करें? एंड लेमडा इज़ अ ग्रोथ रेट आल्सो टू बी डिटरमिन्ड, और लेमडा क्या है वो भी एक कोई ग्रोथ रेट होगा, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह इससे पहले वाली एग्जांपल में हमने यानी सॉल्यूशन फाइंड किए थे वो भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में थे। अब हम इधर ये कहते हैं सिर्फ उधर और इधर डिफरेंस क्या था, उसी चीज़ को हम इधर जनरलाइज कर रहे हैं। उधर ये था कि जो स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो हम देख रहे थे कि वो सारी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर आ रही हैं, लेकिन इधर जो है इधर हम उसी चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन तो जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर ही आए। तो हम यानी कोई ऐसा इसके लिए कोई ऐसा ये सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस फॉर्म में कि वी नॉन ज़ीरो और लेमडा जो है वो उस ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। If such solution exists, they correspond to exponential motion along the line spanned by the vector v। अगर कोई ऐसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ये किसको करस्पॉन्ड करेंगे कि एक्सपोनेंशियल जो मोशन होगी, खा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या एक्सपोनेंशियल डिके है, अलोंग द लाइन स्पैन्ड बाय द वेक्टर v। तो वेक्टर v से जो स्पैन हो रही होगी वो लाइन जो वेक्टर v स्पैन कर रहा होगा वो उस लाइन से वेक्टर v जो लाइन स्पैन कर रहा होगा वो एक्सपोनेंशियल मोशन उसके अलाउंग होगी। अब वो वेक्टर v क्या है आगे देखते हैं जी। टू फाइंड द कंडीशन ऑन v एंड लेमडा वी सब्स्टिट्यूट x ऑफ t इज इक्वल टू पावर लेमडा t। हमें यानी वो कंडीशन कि v किस टाइप का होना चाहिए, ये लेमडा किस टाइप का होना चाहिए इस एक्सपोनेंशियल जो सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा उसमें, तो हम क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन को पुट करेंगे x नॉट इज इक्वल टू ए एक्स में। तो जब इधर लेफ़्ट साइड पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा ई पावर लेमडा टी इंटू वी, और जब राइट साइड पे पुट करेंगे तो ए ई पावर लेमडा टी इंटू ए वी। अब एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल दोनों साइड पे अगर ये कॉमन ले लें, एक्सपोनेंशियल तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो बाकी लेमडा वी माइनस ए वी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो लेमडा वी माइनस ए ज़ीरो, या इस तरह ये जो लिखा हो कैंसलिंग द नॉन ज़ीरो स्केलर फैक्टर दिस, अगर ये स्केलिंग फैक्टर दोनों तरफ से कैंसिल कर लें तो ये आ जाती है ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी, ये हमारे पास आ जाता है। अब ये जो इक्वेशन है यानी ये जो सॉल्यूशन हमने सपोज किए थे वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये कंडीशन हमारे पास कौन सी है, विच सेज दैट द डिजायर्ड स्ट्रेट लाइन सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ v इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए विद करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लेमडा। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन हमने सपोज किया था x ऑफ t इज इक्वल टू पावर लेमडा टी इंटू वी, ये हमें
हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन किस तरह कि अगर ये जो v है ये आइगन वेक्टर हो उस मैट्रिक्स ए का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इस लीनियर सिस्टम का, और लेम्डा उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हो, तो फिर जो स्ट्रेट लाइन उसके सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेंगे और वो इस तरह हम फाइंड किए जा सकते हैं। इन दिस केस वी कॉल द सॉल्यूशन टू एन आइगन सॉल्यूशन। और इस केस में जो हम कहेंगे सॉल्यूशन जो है उसको हम कहेंगे कि ये आइगन सॉल्यूशन है, जो हमने टू की फॉर्म में ये सपोज किया, इसको हम कहेंगे आइगन सॉल्यूशन। लेट्स रिकॉल हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स। अब हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं। इन जनरल द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर गिवन बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। जनरली हम क्या करते होते हैं कि मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई, उससे हम उसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करते होते हैं फॉर अ ट्रू क्रॉस टू मैट्रिक्स। अब हमने कुछ जर्नल 2x2 मैट्रिक्स ले लिया ए बी सी डी। अब उसके लिए इस जनरल ए बी सी डी के लिए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा बी सी इंटू डी माइनस लेमडा। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस टा लेमडा प्लस डेल्टा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। वेयर टा इज इक्वल टू ट्रेस, ये जो टा है ये ट्रेस के इक्वल होगा और डेल्टा जो है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। यानी ये इधर जो वैल्यूज़ आएंगी, जो लेमडा का कोफिशिएंट आएगा माइनस टाइम टा वो ट्रेस के इक्वल होगा, और इधर जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा इस 2/2 जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया हमने। अब फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। एक हमने लिख दिया लेमडा 1 इज इक्वल टू टा प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा स्क्वायर रूट ओवर 2, और दूसरा हमने ले लिया टा माइनस टा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा ओवर 2। आर सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4। ये जो है हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होंगे। इन अदर वर्ड द आइगन वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस तरह हम ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं तो ये किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज टोटली उस मैट्रिक्स के ट्रेस और उसके डिटर्मिनेंट पे डिपेंड कर रही हैं। अब ये हमारे पास कोई जर्नल सिस्टम है एक्स नॉट इज इक्वल टू ए एक्स। द टिपिकल सॉल्यूशन इज फॉर द आइगन वैल्यूज टू बी डिस्टिंक्ट लेमडा 1 नॉट इक्वल टू 2। पहले जो टिपिकल सॉल्यूशन आप सपोज कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, इसके लिए कोई जो दो आइगन वैल्यूज़ हैं वो दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आएंगी। In this case, a theorem of linear algebra states that the corresponding eigenvector v1 and v2 are linearly independent। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हों तो लीनियर अलजेब्रा का एक रिजल्ट है कि किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट हो तो उसके लिए दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमें मिलेंगे। अब दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का मतलब क्या है? वैसे तो वो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ये करते होते हैं कि अगर v1 v2 प्रूव करना हो तो a1 v1 प्लस a2 v2 इज इक्वल टू 0, और अगर a1 और a2 दोनों 0 आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन ज्योमेट्रिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि दो वेक्टर सिंपली अगर हम किसी प्लेन में हम कहते हैं दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सिंपली ज्योमेट्रिकली उसका मतलब ये है कि दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों कोई डिफरेंट डायरेक्शन में है। एंड स्पैन्स द एंटायर प्लेन। और ये जो दोनों वेक्टर्स होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वो आर स्क्वायर को स्पैन करेंगे। अब ज्योमेट्रिकली इस तरह देखा जा सकता है, सपोज जिस तरह मैंने बताया दो डिफरेंट डायरेक्शन में कि एक वेक्टर ये है c1 v1 और दूसरा वेक्टर है c2 v2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये आएगा x नॉट इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2। और ये जो वेक्टर है, ये जो हमारे पास वेक्टर है, इन पार्टिकुलर एनी इनिशियल कंडीशन x नॉट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर से x नॉट इज इक्वल टू
C1 V1 प्लस C2 V2। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो इनिशियल कंडीशन है जो इस सिस्टम के लिए होगी एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, वो इन दोनों वेक्टर ये जो आइगन वेक्टर इसके निकलेंगे करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लेमडा 1 और लेमडा 2 उसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। दिस ऑब्जर्वेशन अलाउज अस टू राइट डाउन द जर्नल सॉल्यूशन फॉर एक्स ऑफ टी। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने सारी देखी है इसका जर्नल सॉल्यूशन लिखने में हमें हेल्प करेगी। जर्नल सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा? सिंपली जर्नल सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू C1 e पावर लेमडा 1 ऑफ टी इंटू V1 प्लस C2 e पावर लेमडा 2 ऑफ टी इंटू V2। यानी इसका जर्नल सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में कि एक सॉल्यूशन जो आ गया ई पावर लेमडा 1 ऑफ टी इंटू V1, दूसरा सॉल्यूशन आ गया ई पावर लेमडा 2t इंटू V2, दो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्ड, तो उन दोनों का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो भी सॉल्यूशन होगा। वाई इज दिस द जर्नल सॉल्यूशन? ये जो है ये जर्नल सॉल्यूशन क्यों कहलाता है? अब इसकी क्या रीज़न है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस टू एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स। सबसे पहले तो ये है कि ये दो सॉल्यूशंस का लीनियर कम्बिनेशन है जो इस सिस्टम के दो सॉल्यूशंस हैं, एक लेमडा V1 के करस्पॉन्ड, एक लेमडा 2 के करस्पॉन्ड, क्योंकि हमने सपोज किया था कि इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है एंड हैज इट्स सेल्फ इज़ अ सोल्यूशन। और ये जो है दो लीनियर कम्बिनेशन का सोल्यूशन है तो ये खुद भी एक सोल्यूशन होगा। सेकंड इज सेटिस्फाइज द इनिशियल कंडीशन एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स नॉट। दूसरा क्या है कि ये इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी? वो जो हमने कंडीशन बनाई थी कि V1 V2 लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली अगर डिपेंडेंट है तो इस तरह लिखे जा सकते हैं जी एक्स नॉट इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। तो इस इनिशियल कंडीशन को ये सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास ये जो सिस्टम है एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, इसका ये जर्नल सॉल्यूशन लिखा गया इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। And so by the existence of uniqueness theorem it is the only solution। तो existence और uniqueness theorem से ये सिर्फ और सिर्फ ये उसका solution होगा। क्यों? क्योंकि ये linear combination का solution है और दूसरा ये है कि ये initial condition को भी satisfy कर रहा है। आगे एग्जाम्पल solve the initial value problem subject to the initial condition x naught y naught is equal to 2 minus 3। तो हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में एक सॉल्व करेंगे जिसकी इनिशियल कंडीशन ये दी हुई है 2 और -3। अब सॉल्यूशन देखें जी, द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन इज। अब इस सिस्टम को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं 1 4 1 इंटू -2 xy। फर्स्ट वी फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 1 1 4 -2, सबसे पहले तो इसकी हम आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और हमने देखा था कि आइगन वैल्यूज़ में ट्रेस इन्वॉल्व हो रहा है और डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका जो मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो -1 बन रहा है और डिटर्मिनेंट जो है वो -6 बन रहा है। अब ट्रेस भी कैलकुलेट कर लिया, डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लिया, तो ये जो इक्वेशन होगी लेमडा स्क्वायर माइनस स्टार लेमडा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। उसमें जब पुट करेंगे तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हमारे पास इसके लिए आएगी लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेमडा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 एंड लेमडा 2 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट वी फाइंड द आइगन वेक्टर्स। तो फिर उसके बाद हम आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। गिवन एन आइगन वैल्यू लेमडा करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर वी सेटिस्फाई दिस। किसी आइगन वैल्यू लेमडा के लिए को सपोज कोई भी जो आइगन वेक्टर है V1 V2 वो इस रिलेशन को इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, मैट्रिक्स इक्वेशन को। फॉर लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 दिस यील्ड्स। अगर लेमडा 1 की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर दिया जाए तो इधर -1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 और यहाँ पे फिर हमारे पास ये -4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बन गया।
ये जो हमारे पास है, अगर मैट्रिक्स फॉर्म है, इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में देखें तो ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन बन गया, और इसका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा सॉल्व करने से वो आ जाएगा v1 v2 v11 आर एन स्केलर मल्टीपल देयर आर। इसका मतलब ये है कि हमने पहली लेमडा 1 की आइगन वैल्यूज़ के लिए ये एक आइगन वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली फॉर लेमडा 2 इज इक्वल टू -3 ये जो आइगन वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो वो इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे, क्योंकि लेमडा 2 जब -3 पुट करेंगे तो इधर भी 4 आ गया, 1 आ गया, इधर 4 आ गया, और इधर जब लेमडा 2 की जगह -3 पुट करेंगे तो ये -2 + 3 इधर भी ये 1 आ जाएगा। अब इस सिस्टम के लिए, सिस्टम को जब सॉल्व करेंगे तो उसका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ये आ जाएगा v1 v2 इज इक्वल टू 1 इंटू -4। अब दो हमने आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं, तो दो हमारे पास आइगन वेक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 1 1 आ रहा है और दूसरा 1 इंटू -4 आइगन वेक्टर आ रहा है। Next we write the general solution as a linear combination of eigen solution। तो इसके बाद हम जर्नल सॉल्यूशन हम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन सॉल्यूशन लेंगे। तो वो हमें पता है कि जर्नल सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, c1 e पावर लेमडा 1t इंटू v1 प्लस c2 e पावर लेमडा 2t2 इंटू v2। ये जो जर्नल सॉल्यूशन जनरली लिखा हुआ है। अब लेमडा 1 और लेमडा 2 हमें कैलकुलेट किए हुए हैं, लेमडा 1 2 के इक्वल है और लेमडा 2 -3 के इक्वल है, और v1 जो 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है वो वाला आया था हमारे पास, और v2 जो लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है वो 1 और -4 आया था। तो इस तरह इसका सोल्यूशन आ गया। आप c1 और c2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके। फाइनली वी कंप्यूट c1 एंड c2 टू सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन x0 y0 इज इक्वल टू 2 -3। तो हम ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके थे इसकी हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो एट t इज इक्वल टू 0 7 बिकम्स, तो t 0 के लिए आप देखें कि t जब 0 पुट करेंगे तो c1 हमारे पास किसके इक्वल 2 -3 इधर पॉइंट आ गया ये, और लेफ़्ट साइड पे c1 और उसके बाद t 0 पुट करें तो ये 1 1 आ गया, प्लस c2 t 0 पुट करें तो ये 1 इंटू -4 आ गया। अब इस विच इज़ इक्विवेलेंट टू द अलजेब्राइक सिस्टम। अब इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म्स को छोड़ के, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 -3 इज इक्वल टू c1 माइनस c4। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है विद 2 अननोन c1 एंड c2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, c1 भी 1 आ जाएगा और c2 भी हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग बैक इनटू 7 यील्ड्स, जब c1 और c2 इस 7 में पुट करेंगे हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू वाई एक्स ई ऑफ टी 2t प्लस ई ऑफ -3t, और y ऑफ t आ जाएगा हमारे पास e पावर 2t -4 e पावर -3t। अब ये हमारे पास दो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसका ये सॉल्यूशन आ गया x और y की फॉर्म में। Well, fortunately we don't need to go through all this to draw phase portrait of a linear system। अगर हमने लीनियर सिस्टम का फेज़ पोर्ट्रेट को ड्रा करना हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सारे हम गो थ्रू हूँ। हमें सिर्फ जो है आइगन वैल्यूज, ऑल वी नीड टू नो द आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज़। हमें सिर्फ उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ चाहिए और आइगन वेक्टर चाहिए, और उससे फिर फेज़ पोर्ट्रेट हम ड्रा कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल 5.2.9 ड्रा द फेज पोर्ट्रेट ऑफ द सिस्टम ऑफ एग्जाम्पल 5.2.1 के इसका फेज पोर्ट्रेट ड्रा करें जी। ये जो एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये लिखा हुआ 1 1 4 -2, इस सिस्टम को अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी आइगन वैल्यूज़ हमने पहले कैलकुलेट की हुई हैं। आइगन वैल्यूज़ क्या है 2 और -3। हैज़ द फर्स्ट आइगन सॉल्यूशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट आइगन सॉल्यूशन आएगा जो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्ड आएगा वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, और सेकंड जो आइगन सॉल्यूशन है जो लैम्डा 2 इज इक्वल टू -3 होगा वो
डिके करेगा। अब देखें यहाँ पे जर्नल सॉल्यूशन उसका ये होगा, इसका जर्नल सॉल्यूशन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, तो लैम्डा वन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा वो ग्रो कर रहा होगा एक्सपोनेंशियली, और लैम्डा टू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेकंड सॉल्यूशन है वो डिके हो रहा होगा। दिस मीन्स दैट द ऑरिजिन द सैडल पॉइंट, इसका मतलब है एक सॉल्यूशन अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, दूसरा सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो सैडल होगा। इट्स स्टेबल मैनिफोल्ड इज द लाइन स्पैन्ड बाय द वेक्टर v2 1 - 4। इसका जो स्टेबल मैनिफोल्ड होगा वो स्टेबल मैनिफोल्ड यानी सेट ऑफ पॉइंट्स की वो लाइन होगी जो इस आइगन वेक्टर को स्पैन करेगी, यानी इस आइगन वेक्टर वो लाइन जिसके ऊपर ये आइगन वेक्टर लाई कर रहा होगा करस्पॉन्डिंग टू डिकेइंग आइगन सॉल्यूशन, यानी जो उसके डिकेइंग आइगन सॉल्यूशन के करस्पॉन्ड करेगा। और क्योंकि लैम्डा वन = 2 है, लैम्डा टू = -3 है, तो ये -3 के करस्पॉन्ड ये होगा आइगन सॉल्यूशन डिके के करस्पॉन्ड होगा, तो इसलिए जो स्टेबल मैनिफोल्ड होगा वो इस लाइन को स्पैन करेगा। सिमिलरली द अनस्टेबल मैनिफोल्ड इज द लाइन स्पैन्ड बाय 1 1, तो जो अनस्टेबल मैनिफोल्ड होगा वो इस लाइन को स्पैन करेगा, क्योंकि ये जो आइगन वेक्टर है ये करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा वन = 2 है, तो लैम्डा वन ये पॉजिटिव है, तो उसका जो अनस्टेबल मैनिफोल्ड होगा वो इस लाइन इस वेक्टर से स्पैन हो रहा होगा, ये वेक्टर उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा। As with all saddle points, a typical trajectory approaches the unstable manifold as t approaches to infinity and stable manifold as t approaches to minus infinity। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी सैडल पॉइंट के लिए कोई भी जो टिपिकल ट्रेजेक्ट्री है ये अनस्टेबल मैनिफोल्ड को अप्रोच करेगी जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और स्टेबल मैनिफोल्ड को अप्रोच करेगी जब टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब एक्स वाई प्लेन में हम कोई फेज़ पोर्ट्रेट ड्रा कर रहे होते हैं तो एक्स वाई प्लेन में जो है वो फेज़ पोर्ट्रेट हमारे पास जो फेज़ पोर्ट्रेट है वो नहीं आ रहा उस तरह क्योंकि एक्स वाई प्लेन में टी नहीं इन्वॉल्व हो रहा, सिर्फ एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि राइट साइड पे जो टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है राइट साइड पे वो टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और लेफ़्ट साइड पे टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बल्कि जो फ़्लो की डायरेक्शन है वो टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और फ्लो की जो अपोजिट डायरेक्शन है वो टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये दो आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं, लैम्डा वन = 2 और इसके करस्पॉन्ड जो v1 = 1 1 आइगन वेक्टर है, और दूसरी आइगन वैल्यू आई थी लैम्डा टू = -3 और इसके करस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर है 1 और -4। अब पहले हम क्या करेंगे, 1 1 की लाइन ड्रा करेंगे। 1 1 की लाइन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह y = mx है, तो m1 आ गया तो y x की लाइन होगी, तो y ये x की लाइन हमने ऑरिजिन से ड्रा कर दी, तो ये ऑरिजिन से पास करेगी। क्यों? क्योंकि ये लीनियर सिस्टम है और लीनियर सिस्टम का हमें पता है कि जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमेशा ऑरिजिन ही होता है। ये एक लाइन ड्रा कर दी। अब दूसरी जो है वो 1 × -4 है, यानी y = -4x है, तो इसकी ये दूसरी लाइन हमने ये ड्रा कर दी। अब हमने एरो लगाने हैं, तो एरो हम लगाएंगे आइगन वैल्यूज़ को देख के। तो इस वेक्टर की आइगन वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो 1 1 के लिए जो हम एरो लगाएंगे वो आउटवर्ड लगा देंगे, और इस आइगन वेक्टर की आइगन वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो इसके लिए हम ये पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ डायरेक्शन लगा देंगे। अब कोई भी जो ट्रेजेक्ट्री है वो इस तरह मूव करेगी और मूव करते करते इस तरह पैरेलल हो जाएगी। ये 1 1 आइगन वेक्टर के अनस्टेबल मैनिफोल्ड के जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और टी जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो स्टेबल मैनिफोल्ड हमारा ये सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो रिवर्स डायरेक्शन में आप देखें तो ये रिवर्स डायरेक्शन में इनको अप्रोच कर रही है। तो इस तरह की ट्रेजेक्ट्रीज हमें पूरे एक्स वाई ये जो प्लेन है इसमें मिलेगी, इसकी फेज़ प्लेन इस तरह बनेगी।
आगे जी स्केच अ टिपिकल फेज पोर्ट्रेट फॉर द केस लेमडा टू इज़ लेस दैन लेमडा वन इज़ लेस दैन ज़ीरो, कि इस टाइप का को फेज पोर्ट्रेट इसके लिए जिस केस में लेमडा टू और लेमडा वन दोनों नेगेटिव हूँ और लेमडा टू जो है वो स्मॉलर हो लेमडा वन से, तो उसकी कोई हम ट्रेजेक्ट्री स्केच करने की कोशिश करेंगे कि उसकी ट्रेजेक्ट्री किस टाइप की आएगी। फर्स्ट सपोज लेमडा टू इज़ लेस दैन लेमडा वन इज़ लेस दैन ज़ीरो। सपोज करते हैं कि लेमडा टू जो है वो लेस है उससे ग्रेटर है लेमडा वन, लेकिन ये दोनों नेगेटिव हैं। देन बोथ आइगन सॉल्यूशंस डिके एक्सपोनेंशियली, क्योंकि दोनों आइगन वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों आइगन सॉल्यूशंस आएंगे जो उसका जनरल सॉल्यूशन में आइगन वेक्टर्स होंगे उन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी वो डिके कर रही होंगी एक्सपोनेंशियली, क्योंकि उसके साथ एक के साथ आ रहा होता है v1 के साथ ई पावर लेमडा वन टी और दूसरे के साथ आ रहा होता है ई पावर लेमडा टू टी। तो जब लेमडा वन और लेमडा टू दोनों नेगेटिव हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो आइगन सॉल्यूशंस हैं वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहे होंगे। द फिक्स्ड पॉइंट इज अ स्टेबल नोड। जब दोनों एक्सपोनेंशियली डिके कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो एक स्टेबल नोड होगा। फिगर 5.8 एंड 5.c, ये जो हमने ए पढ़ी है और सी पढ़ी है इसके लिए ये स्टेबल नोड है, एक्सेप्ट नाउ द आइगन वेक्टर्स आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन जनरल। सिर्फ एक ही है कि इन दोनों में जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जनरल केस में कोई भी जो आइगन वैल्यूज़ हैं ज़रूरी नहीं कि ये जो आइगन वेक्टर है ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, बल्कि ये आइगन वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। जिस तरह आप देखें इस केस में, आप इस केस में आइगन वेक्टर एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा आइगन वेक्टर इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास इस केस के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए ये हमने बनाए थे। ट्रेजेक्ट्री टिपिकली अप्रोच द ऑरिजिन टेंजेंट टू द स्लो डायरेक्शन। ट्रेजेक्ट्री जो अप्रोच करेंगी टेंजेंट को वो स्लो आइगन डायरेक्शन डिफाइंड एज द डायरेक्शन स्पैन्ड बाय द आइगन वेक्टर विद स्मॉलर लेमडा का मैग्नीट्यूड। यानी जो ट्रेजेक्ट्री होंगी वो टेंजेंट को ऑरिजिन को जो स्लो आइगन फंक्शन होगा उससे टेंजेंट बनाती हुई, उसके साथ साथ टेंजेंट बनाती हुई तो वो मूव करेंगी ऑरिजिन को। जो तो स्लो आइगन डायरेक्शन कौन सी होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू का मैग्नीट्यूड है वो स्मॉलर होगा। इन बैकवर्ड टाइम द ट्रेजेक्ट्री बिकम पैरेलल टू द फास्ट आइगन डायरेक्शन, और अगर उसके रिवर्स चलें तो रिवर्स डायरेक्शन में जो ट्रेजेक्ट्री होंगी वो पैरेलल होंगी फास्ट आइगन डायरेक्शन के। अब फिगर 2.23 शोज द फेज पोर्ट्रेट। आप देखें कि ये फेज पोर्ट्रेट हमारे पास ये शो कर रही है। अब ये फास्ट आइगन डायरेक्शन है और ये स्लो आइगन डायरेक्शन है। जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो इस तरह मूव करेगी, क्योंकि ये फास्ट आइगन डायरेक्शन है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करते करते तो आखिर में ये टेंजेंट हो जाएगी स्लो आइगन डायरेक्शन के। इफ वी रिवर्स ऑल द एरोज इन फिगर वी ऑब्टेन अ टिपिकल फोर्स ट्रेन फॉर एन अनस्टेबल नोड। और अगर इनमें ये रिवर्स हम डायरेक्शन में देखें तो यही जो इसका मतलब ये है कि ये नोड जो होगा वो अनस्टेबल होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिज़ल्ट क्या निकला कि अगर हम दो आइगन वैल्यूज़ किसी सिस्टम की दो आइगन वैल्यूज़ आ जाए और वो दोनों आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव हों तो फिर वो नोड बनता है। अब वो नोड कैसे बनेगा कि वो जो दो आइगन वैल्यूज़ के नेगेटिव आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे वो आइगन वेक्टर स्ट्रेट लाइन होंगी, तो वो स्ट्रेट लाइन प्लेन में ड्रा कर देंगे जिस तरह ये ड्रा की गई हैं। तो जिस आइगन वैल्यूज़ की मैग्नीट्यूड जब लेंगे आइगन वैल्यूज़ का जो मैग्नीट्यूड कम होगा उसको स्लो आइगन डायरेक्शन का नाम दे देंगे, और जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसको फास्ट आइगन डायरेक्शन का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्लो आइगन डायरेक्शन कौन सी है, तो ट्रेजेक्ट्री जो है वो स्टार्ट होगी और स्लो आइगन डायरेक्शन के आखिर में टेंजेंट बनाते हुए अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को।
अब एग्जांपल देखें जी, व्हाट हैपन्स इफ द आइगन वैल्यूज आर कम्प्लेक्स नंबर। अगर आइगन वैल्यूज कम्प्लेक्स हो जाए तो फिर क्या होगा जी। इफ द आइगन वैल्यूज आर कम्प्लेक्स द फिक्स्ड पॉइंट इज आइदर अ सेंटर और अ स्पाइरल। अगर आइगन वैल्यूज को कम्प्लेक्स होंगी तो फिर वो या तो सेंटर बन रहा होगा और या स्पाइरल बन रहा होगा। ए देखें तो इसमें एक सेंटर बन रहा है और बी देखें तो ये स्पाइरल बन रहा है। अब ये सेंटर और स्पाइरल कैसे बन रहे होंगे अगर आइगन वैल्यूज कम्प्लेक्स हों तो। नोट दैट द सेंटर्स आर न्यूट्रली स्टेबल सिंस नियर बाई ट्रेजेक्टरीज आर नाइदर अट्रैक्टेड टू नॉर रिपेल्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो ये नोट करें कि जो हमारे पास जो सेंटर्स होते हैं वो न्यूट्रली स्टेबल होते हैं, यानी उसमें जो ट्रेजेक्टरीज है ना वो किसी उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अप्रोच कर रही होती हैं और ना इक्विलिब्रियम पॉइंट से अवे जा रही होती हैं, बल्कि फिक्स्ड सर्कल में वो मूव कर रही होती हैं। टू जस्टिफाई दी स्टेटमेंट्स कि हमारे पास या तो वो सेंटर होगा और या स्पाइरल्स होंगे। रिकॉल दैट द आइगन वैल्यूज़ हमने देखा है कि वो इसके इक्वल होती हैं टा प्लस माइनस टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा, यानी टा वो ट्रेस है और डेल्टा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट है। वे टा इज इक्वल टू ट्रेस हो गया इस मैट्रिक्स का और डेल्टा हो गया डिटर्मिनेंट। द कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ अक्कर, तो ये कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ अक्कर कब होंगी, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा ये लेस दैन ज़ीरो आ जाएगा। तो जब ये लेस दैन ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है ये आयोटा की फॉर्म में होगा। टू सिंप्लीफाई द नोशन लेट्स राइट द आइगन वैल्यूज एज लेमडा 1 2। दोनों आइगन वैल्यूज हम इस तरह लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, वेयर अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा टा बाई 2 के, और ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा वो आयोटा जब इसमें कॉमन लेंगे तो बाहर आयोटा आ जाएगा और फिर ओमेगा के इक्वल आ जाएगा 4 डेल्टा माइनस टा स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। अब दो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ इस फॉर्म में आ रही हैं, तो बाय जम्पशन ओमेगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कम्प्लेक्स हैं, यानी उनका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो नहीं है। देन द आइगन वैल्यूज़ आर डिस्टिंक्ट एंड सो द जनरल सोल्यूशन स्टिल गिवन बाई। तो ये आइगन वैल्यूज़ अभी भी डिस्टिंक्ट हैं, तो जनरल सोल्यूशन जो इसका आएगा वो इस फॉर्म में आएगा एक्स्ट्रा टी इज इक्वल टू C1 ई पावर लेमडा 1 ऑफ टी V1 प्लस C2 ई पावर लेमडा 2 ऑफ टी इंटू V2। बट नो द सीज एंड वीज आर कम्प्लेक्स, लेकिन इस फॉर्म में जो सी हैं और वीज हैं ये कम्प्लेक्स होंगे इससे लेमडादार, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ कम्प्लेक्स हैं। दिस मीन्स दैट एक्स ऑफ टी इन्वॉल्व लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ई पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा ओमेगा टी। इसका मतलब ये है कि अगर वो कम्प्लेक्स हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन है वो इस टाइप का को कम्प्लेक्स का आइगन वो जो आइगन फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हमारे पास आयलर फार्मूला क्या है, ई पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। तो ये एक्स ऑफ टी इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द टर्म ई पावर अल्फ़ा टी, क्योंकि जब ये पुट करेंगे उधर तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक रियल और इमेजिनरी पार्ट। और इसका मतलब ये है कि ये जो सॉल्यूशन है ये जो टर्म है इनका लीनियर कम्बिनेशन है ई पावर अल्फ़ा टी कॉस ओमेगा टी और ई पावर अल्फ़ा टी इंटू साइन ओमेगा टी। सच टर्म रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ऑसिलेशंस इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस दैन ज़ीरो। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये तो हमें ऑसिलेटरी बिहेवियर बता रहा है, लेकिन अल्फ़ा अगर लेस दैन ज़ीरो रियल पार्ट तो इसका मतलब ये है कि ये ऑसिलेटरी जो ऑसिलेशंस हैं ये डिके हो रही होंगी एंड ग्रोइंग सॉल्यूशंस इफ़ अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव। और ये जो सॉल्यूशंस हैं अगर अल्फ़ा पॉजिटिव हो तो वो ऑसिलेशंस ग्रो कर रही होंगी उसकी। The corresponding fixed point are stable and unstable spirals respectively। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर यानी ये रियल पार्ट अल्फ़ा जो है वो या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो फिर जो स्पाइरल्स हैं वो या तो फिक्स्ड पॉइंट है या तो वो स्टेबल स्पाइरल्स होंगे या अनस्टेबल स्पाइरल्स होंगे। फिगर 5.2.4 भी शो द स्टेबल केस
तो ये एक टिपिकल फिगर बनाई गई है, ये देखें कि ये स्टेबल को शो कर रही है, क्योंकि जो स्पायरल है वो टूवर्ड द ट्रेजेक्ट्री है। अगर स्पायरल अवे द ट्रेजेक्ट्री हो तो फिर वो अनस्टेबल होगा, सॉरी फिक्स्ड पॉइंट हो तो वो अनस्टेबल होगा। इफ़ द आइगन वैल्यूज़ आर प्योर इमेजिनरी, अगर अल्फ़ा ज़ीरो लेंगे देन द ऑल सॉल्यूशंस आर पीरियाडिक विद टी इज़ इक्वल टू 2 पाई ओमेगा। तो फिर अल्फ़ा अगर ज़ीरो कर देते हैं तो आप देखें जो जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो काज ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी की फॉर्म में होंगे। जब इस टी काज ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी की फॉर्म में होंगे तो इसका मतलब है कि वो पीरियाडिक सॉल्यूशन होंगे विद पीरियड ओमेगा किसके इक्वल है जी टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई ओवर ओमेगा उसका टाइम पीरियड ये होगा। इसके बाद वो दोबारा रिपीट करेंगे। द ऑसिलेशन है फिक्स्ड एम्पलीट्यूड एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर। तो जो ऑसिलेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक फिक्स नंबर बन रहा है। तो जब फिक्स्ड नंबर बन रहा है तो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर होगा। फॉर बोथ सेंटर द स्पायरल इट इज़ ईजी टू डिटरमिन व्हेन देयर आर रोटेशन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो दोनों स्पायरल और सेंटर के लिए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज है। जस्ट कंप्यूट अ फ्यू वेक्टर्स इन द वेक्टर फील्ड एंड सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी ऑब्वियस। कि सिंपल हम कुछ वेक्टर फील्ड में ड्रा करेंगे और वेक्टर में ड्रा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये जो वेक्टर्स हैं ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब एक और हमारे पास केस है। इन अवर एनालिसिस ऑफ द जर्नल केस वी हैव बीन अज्यूमिंग दैट आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। व्हाट हैपन्स इफ द आइगन वैल्यूज आर इक्वल। अगर आइगन वैल्यूज इक्वल हो जाए तो फिर उसका क्या कैसे हम उसका फेज पोर्ट्रेट ड्रा करेंगे। सपोज लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा। अब जब एक आइगन वैल्यू होगी तो एक आइगन वैल्यू जब एक आइगन वैल्यू का मतलब यही है कि रिपीट हो रही होंगी आइगन वैल्यू। जब रिपीट हो रही होंगी तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन सी कि आइदर देयर आर टू इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा और देयर इज़ ओनली वन। या सिर्फ एक आइगन वेक्टर होगा और या दो आइगन वेक्टर होंगे। तो अगर कोई मैट्रिक सिमेट्रिक हो तो मैंने आपको बताया है कि सिमेट्रिक के केस में रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ भी हूँ तो तब भी उतने ही आइगन वेक्टर आते हैं जितनी आइगन वैल्यूज़ हों। हाँ, अगर कोई मैट्रिक सिमेट्रिक ना हो, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो फिर उसके लिए आइगन वेक्टर को एक भी आ सकता है या दो भी आ सकते हैं। If there are two independent eigenvectors, then they span the plane and so every eigenvector is an eigenvector with this same eigenvalue lambda. अगर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आए तो वो इसका मतलब है पूरी प्लेन को स्पेन करेंगे और कोई भी जो वेक्टर होगा वो आइगन वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि वो दो आइगन वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन में होगा विद द सेम आइगन वैल्यू लेमडा। अब ये कैसे हो, अब देखें कि कैसे नहीं टू सी दिस कि किस तरह हर जो वेक्टर है वो उसका आइगन वेक्टर आएगा। टू सी दिस राइट एन आर्बिट्रेरी वेक्टर एक्स नॉट एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू आइगन वेक्टर्स v1 एंड v2। ये देखने के लिए कि उसका जो हर वेक्टर होगा उस प्लेन का वो उसका आइगन वेक्टर ही होगा। तो जब हर स्पेस का वेक्टर आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा, तो इसका मतलब यही है कि वो स्पेस का जो हर वेक्टर होगा फेज पोर्ट्रेट में वो, क्योंकि हमें पता है कि जो आइगन वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो आइगन वेक्टर की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो फिर पूरी प्लेन में फिर वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसको प्रूव करने के लिए सपोज एक्स नॉट कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है प्लेन में, तो वो फिर लीनियर कम्बिनेशन होगा इसका v1 और v2 का। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू c1 v1 आ गया। देन ए एक्स नॉट इज इक्वल टू ए c1 v1 प्लस c2 v2। तो ए c1 लेमडा 1 प्लस c2 लेमडा 2 इज इक्वल लेमडा एक्स नॉट। इसका मतलब ये है कि एक्स नॉट ये जो कोई वेक्टर प्लेन में से लिया है ये भी आइगन वेक्टर है इस ए मैट्रिक्स का, क्योंकि ये इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो एक्स नॉट इज आल्सो एन आइगन वेक्टर विद आइगन वैल्यू लेमडा। तो एक्स नॉट जो है वो एक आइगन वेक्टर है, जब यानी कोई भी वेक्टर स्पेस से लेंगे तो वो आइगन वेक्टर आ जाएगा लेमडा का करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। सिंस मल्टीप्लिकेशन बाय ये सिंपली
stretches every vector by a factor lambda, the matrix must be a multiple of the identity. तो सिंपल जो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है ये क्या करती है, अगर रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ आ जाए तो सिंपल वो किसी वेक्टर को स्ट्रेच कर रही है लेमडा से, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ लेमडा, ये जो मैट्रिक्स होगा ये मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा. देन इफ लेमडा इज नॉन ज़ीरो ऑल ट्रेजेक्ट्रीज आर स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, कि लेमडा अगर नॉन ज़ीरो हो तो जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो स्ट्रेट लाइंस होंगी, तो वो ऑरिजिन हो थ्रू द ऑरिजिन होगी. फिक्स्ड पॉइंट इज़ अ स्टार नोड, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा ये उसका स्टार नोड इस तरह बनेगा जी. और ये लेमडा पे डिपेंड करेगा कि लेमडा अगर पॉजिटिव है तो फिर ये ट्रेजेक्ट्रीज अवे जा रही होंगी, अगर लेमडा नेगेटिव है तो ये ट्रेजेक्ट्रीज जो है स्टार लाइक इनवर्ड होंगी. ये उस केस में जब आइगन वैल्यूज़ रिपीटेड हों, और दूसरा आइगन वैल्यूज़ जब रिपीटेड हों और उसके बाद जो आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी उतने ही आ रहे हैं. ऑन द अदर हैंड इफ़ लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर लेमडा ज़ीरो हो जाए द होल प्लेन इज़ फिल्ड बाय फिक्स्ड पॉइंट. लेमडा अगर ज़ीरो हो जाए सॉल्यूशन में तो आप देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा ज़ीरो हो तो एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू, यानी सोल्यूशन एक्स ऑफ टी लेमडा ज़ीरो हो तो एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू एक्स नॉट, तो वो हमारे पास एक्स नॉट कोई एक पॉइंट आ जाएगा, तो फिर पूरी जो स्पेस है वो फिक्स्ड पॉइंट से ही फिल हुई होगी. The other possibility is that there is only one eigenvector. More appropriately, the eigenspace corresponding to lambda is one dimensional. इसका मतलब ये है कि आइगन वैल्यू जो लैम्डा रिपीट कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर है, यानी जो आइगन स्पेस है वो सिर्फ एक ही आइगन वन डायमेंशनल है, क्योंकि उसकी बेसिस में एक ही वेक्टर आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल एनी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म लैम्डा बी ज़ीरो लैम्डा विद बी नॉन ज़ीरो हैज़ ओनली अ वन डायमेंशनल आइगन स्पेस. ये जो मैट्रिक्स है जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कोई भी जिसमें बी नॉन ज़ीरो है, इसके लिए जो हमारे पास ये वन डायमेंशनल आइगन स्पेस होगी, यानी इसकी आइगन वैल्यूज़ लैम्डा लैम्डा आ जाएंगी रिपीटेड, और उसके लिए जो आइगन वेक्टर आएगा कोई एक ही आ जाएगा. व्हेन देयर इज़ ओनली वन आइगन डायरेक्शन द फिक्स्ड पॉइंट इज़ अ डीजनरेट नोड. तो फिक्स्ड पॉइंट जो होगा वो डीजनरेट नोड होगा. टिपिकल फेज पोर्ट्रेट इज़ शोन इन फिगर 5. टिपिकल इसकी ये एग्ज़ाम्पल है कि इसके लिए जो रिपीटेड होंगी तो इस तरह डी जनरेट नोड हो जाएगा, यानी ये आइगन डायरेक्शन होगी और इस तरह ये बाकी हमारे पास ये कर्व्स बनी होगी. एज टी अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी एंड टी माइनस इन्फिनिटी ऑल ट्रेजेक्ट्रीज बिकम पैरेलल टू द वन अवेलेबल आइगन डायरेक्शन. जब टी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा या टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं ये पैरेलल हो जाएंगी किसके, जो एक आइगन डायरेक्शन दी हुई है उसके. A good way to think about the degenerate node is to imagine that it has been created by deforming an ordinary node. यानी कोई जो ऑर्डिनरी नोड बन रहा है उसको डिफॉर्म करने से जा रहे हैं. ऑर्डिनरी नोड हैज़ टू इंडिपेंडेंट आइगन डायरेक्शंस. जो ऑर्डिनरी नोड्स है वो हमने आगे देखा है कि दो अगर आइगन वैल्यूज़ हों और दोनों आइगन वैल्यूज़ अगर डिस्टिंक्ट हों तो वो नोड बनता है. तो वो जो ऑर्डिनरी नोड है उसमें दो इंडिपेंडेंट आइगन डायरेक्शंस होती हैं और इसके करस्पॉन्डिंग ये एक ही आइगन डायरेक्शन होगी. ऑल ट्रेजेक्ट्रीज आर पैरेलल टू द स्लो आइगन डायरेक्शन एंड टू फास्ट आइगन डायरेक्शन. तो टी माइनस इन्फिनिटी, तो जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो जो जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो स्लो आइगन डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएंगी, और जब टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वो फास्ट आइगन डायरेक्शन आइगन वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएंगी. सपोज़ आप देखें कि ये स्लो आइगन ये डायरेक्शन है और ये हमारे पास ये फास्ट आइगन डायरेक्शन है, तो जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो पैरेलल हो जाएंगी स्लो आइगन डायरेक्शन के. और अगर टी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो वो जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो हमारे पास फास्ट आइगन डायरेक्शन की
डायरेक्शन में मूव कर रहेगी। और ये एक डीजनरेट नोड इस तरह बताया गया है कि ये एक फर्स्ट फिक्स्ड आइगन डायरेक्शन है, तो नोड इस तरह ये कर्व आएगी और इससे पास करके अब देखेंगे इधर से कर्व आएगी, इस तरह अप्रोच कर रही होगी, और इधर से कर्व आएगी और ये इस तरह अप्रोच कर रही होगी। ये उस केस में है जब लेमडा रिपीटेड आइगन वैल्यू हो और रिपीटेड आइगन वैल्यू और उसके करस्पॉन्ड एक ही आइगन डायरेक्शन हो। अगर वो आइगन वैल्यू अब नेगेटिव होगी तो इस तरह ये एक डीजनरेट नोड होगा, यानी कर्व जो है इधर से भी ज़ीरो पास करेगी, इधर से भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी। लेकिन अगर वही आइगन वैल्यू रिपीटेड भी हो और पॉजिटिव भी हो तो फिर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इसके। तो